साथियों नमस्कार, मैं असलम चौकदार। हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। का लाइव है वो आप लोगों के मध्य कई मुद्दों को लेके है और राजस्थान के तमाम युवा बेरोजगार जो मेरे से जुड़े हुए हैं उनसे ये जो मेरा लाइव है उसमें कई मुद्दों पे हम चर्चा करेंगे और कई मुद्दों पे आप लोगों के बीच में जो आपके सवाल है, कई बार कमेंट्स आते हैं और उन सब पे अपन चर्चा करेंगे। पहला जो हमारा मुद्दा है वो रीट को ही लेके है। रीट की जो नई भर्ती है उसमें नॉर्मलाइजेशन की जो प्रक्रिया अपनाई जा रही है या नहीं अपनाई जाएगी उस पर चर्चा करेंगे। आंसर की कि आज आपको पता है आपत्ति मांगने की आज अंतिम तिथि है। आज जिन लोगों ने आपत्ति लगाई है उस पर क्या सॉल्यूशन हो सकता है, रिजल्ट कब आ सकता है और इसके अलावा डीओपी विभाग की क्या आज की स्थिति है कि कोई जो भर्तियां हैं जो भर्तियां के फॉर्म रीओपन होंगे या नहीं होंगे। बार बार युवाओं के फोन आ रहे कि हम फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करें ना करें। कई लोग ऐसे भी हैं कि छुट्टियां लेके तैयारी कर रहे हैं, कोई विभाग में चयनित है। इसके अलावा बीएड बीएसटीसी विवाद, वो विवाद जो सुप्रीम कोर्ट में जिस पे सुनवाई चल रही है उस पर सारी तथ्यों के साथ सारे आप लोगों के बीच में वो चीजें मैं रखने की कोशिश करूंगा कि जिससे आप लोगों तक हर प्रकार की जो बात है उस पर सारी रोशनी पहुंचे। और आप जितने भी युवा साथी मेरे से जुड़े हुए हैं, मैं ये चाहता हूं कि राजस्थान के तमाम युवाओं तक इस लाइव को पहुंचाने की कोशिश करें। उम्मीद है मैं सारी आपकी बातों का सकारात्मक जवाब देने की कोशिश करूंगा। और दूसरी बात, आपके जो भी सवाल है आप रखें, मैं कमेंट्स भी आपके साथ साथ लेता रहूंगा। जी सभी को नमस्कार। दिनेश जी, राहुल जी, धर्मी जी, रविंद्र जी, कमलेश जी, सुरेंद्र जी, ओबीसी आरक्षण विसंगतियों पे बिल्कुल मैं पहले भी वीडियो डाला है और आगे भी मैं डालूंगा और पूरी कोशिश रहेगी जो आरक्षण की जो समीक्षा है वो होनी जरूरी है। जो डीओपी का सर्कुलर है 17 अप्रैल 2018 का, उस पर भी अपन चर्चा करेंगे। जल्द ही इस पे एक स्पेशल वीडियो और डालूंगा कि किस प्रकार से अब आपने राजस्थान पुलिस का रिजल्ट देख लिया होगा। कल भी आपको आरपीएससी जो जैसे ईओ की भर्ती निकाली है, एएन की भर्ती निकाली है, ओबीसी की सीटें आप एक बार मेल की आप खुद गौर करें और उसमें साथ में एक्सोरेशन की भी देखें तो आपको पता चलेगा। जी अनिल शर्मा जी, नमस्कार सभी को। हाँ, मैं आपके सभी का कमेंट लूंगा, सभी जितने भी युवा साथी है। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं रीट की भर्ती 2022-23, आप लोगों को पता है 21-22 चल रही है। ये भर्ती 3-3.5 साल बाद में पूरी होने की बात चल रही है। एक ऐसा आंदोलन था हमारा जिसमें हम तैयारी के लिए समय मांग रहे थे। आंदोलन के लगभग 1 महीना गुजरने के बाद में सरकार ने 31,000 पदों पर रीट की घोषणा की थी और उस घोषणा के परिणाम स्वरूप बाद में इस पदों को बढ़ाया गया। आपको पता है किस प्रकार से पीछे पेपर हुआ था और उसके बाद में इसको पूरा पैटर्न चेंज कर दिया, 2 पेपर वाला कर दिया। अब रीट में जो तैयारी कर रहे थे या नहीं कर रहे थे, दोनों प्रकार के विवाद सामने आए। एक तो इस प्रकार के लोगों का ये कहना है कि हमारा पेपर इजी था, एक ऐसा था कि वो ये कह रहा है हमारा पेपर टफ था। कई वैसे कोई ऐसा नहीं कहता नहीं कि इजी था, मोटा मोटा लोग ये कहते हैं कि हाँ टफ था। लेकिन 23 तारीख के सेकंड शिफ्ट का जो पेपर था उसके बारे में बहुत सारे युवा साथियों का ये था कि हाँ पेपर में थोड़ा इस टफ टाइप का पेपर था। तो नॉर्मलाइजेशन की लेके बात चल रही है। नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा, इस प्रकार के वो लोग सोच रहे हैं जिनके नंबर 1, 2, 3 नंबर कम आ रहे हैं, तो वो सोच रहे हैं कि हो जाए तो हम मेंस की भी तैयारी कर ले। मेंस का आपको पता है सिलेबस जारी हो चुका है दोस्तों। पिछले वीडियो मैंने आपको बताया था आंसर की अब जल्द ही जारी हो जाएगी। तो आंसर की जो जारी हुई है, आंसर की आज अंतिम तारीख है। आंसर की पे कुछ आपको पता है 9 प्रश्नों पे बोनस दे दिया विभाग ने पहले ही विवाद से बचने के लिए। फिर भी बहुत सारे क्वेश्चन इस पे जिसमें लोगों को लगा ये उत्तर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, इस पे आपत्तियां लगी। बोर्ड में आपत्ति मांगने की आज अंतिम तारीख है। अब जो मेन बात है रिजल्ट तैयार करने का, रिजल्ट तैयार होगा 10 से 15 दिन लग जाए, 20 दिन में रिजल्ट तैयार हो जाएगा। रिजल्ट तैयार होने के साथ साथ अंतिम आंसर की जारी की जाती है, जिसमें आपको जैसे आपत्ति है बोर्ड ने गलती से बी कर दिया, सी था, तो वो सी के साथ वो अंतिम आंसर की जारी कर देते हैं। कोई 1-2 नंबर से रहा है, हो सकता है उनको वैसे ही फायदा मिल जाए कोई आंसर की के हिसाब से। दूसरी बात है कि जिसमें ज्यादा विवाद हो रहा है तो उस पर बोनस दे दे बोर्ड को ऐसा लगता है कि हाँ बोनस दे देना चाहिए, तो उस प्रकार की बातें निकल के आ जाएगी। और तीसरी महत्वपूर्ण बात, जब रिजल्ट तैयार होता है तब तय होता है कि कौन सा पेपर में ज्यादा लोग पास हो रहे हैं और कौन से पेपर में कम हो रहे हैं। वरना तो देखो कोई भी पेपर का लेवल नहीं होता और हर प्रकार का लेवल और क्लास हर प्रकार से उस प्रकार की तुलना किसी प्रकार से सीधे तौर पे नहीं की जा सकती। कोई भी पेपर हो उसकी आंसर की
के आधार पे भी नहीं की जा सकती। पेपर दे के आया, किसी का पेपर सेट हो गया, किसी का नहीं हुआ। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि जिसने भी पेपर दिया है वो सिलेक्ट कितना हो रहा है, कितने परसेंट इसमें 60% से या 55% से अधिक आ रहे हैं। अब हो सकता है बोर्ड 1-2 नंबर वो एक्स्ट्रा कोई बोनस भी निकल के आ जाए, कोई ऐसे क्वेश्चन जो आपके गलत हो रहे हैं वो बोर्ड सही कर दे, तो उस पे अलग अलग परिस्थितियों के आधार पे अलग अलग बातें हैं। तो नॉर्मलाइजेशन को लेके जो मेन मुद्दा जो चल रहा है उसमें पहले रिजल्ट तैयार होगा, बोर्ड उस पर यह तय करेगा कि रियल में व्यक्ति प्रभावित हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, तो उस आधार पे नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा बात की बात है। अब विज्ञप्ति अनुसार क्या है, विज्ञप्ति ने स्पष्ट तौर से लिखा हुआ है अगर एक से अधिक शिफ्टों में पेपर होता है तो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जा सकती है। होगा ये नहीं लिख रखा है, अपनाई जा सकती है। अपनाने का मतलब है जहां पे उनको लगता है लेवल है। अब एक महत्वपूर्ण बात यह है कि नॉर्मलाइजेशन होने पे किसी के कम अंक नहीं किए जा सकते। जैसे मान लो 23 तारीख वालों को फायदा मिलता हो नॉर्मलाइजेशन की वजह से, तो 24 वालों को लॉस नहीं कर सकते क्योंकि ये पात्रता परीक्षा है। किसी भी प्रकार के विवाद से बचने के लिए बोर्ड इस पे बखूबी से काम करेगा। अगर करता है तो किसी को बोनस देता है या किसी को आगे बढ़ाता है या किसी क्वेश्चन में रिलैक्सेशन देके काम कर सकता है। तो इस पे प्रक्रिया रिजल्ट तैयार होने के बाद में होगा। और महत्वपूर्ण बात यह है कि बोर्ड ने खुद ने विज्ञप्ति में इसके अनुसार लिखा है, तो संभवतः इसमें नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जा सकती है। ठीक है। और दूसरी बात, एक और महत्वपूर्ण बात, नॉर्मलाइजेशन किस आधार पे होता है? स्केलिंग होती है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, स्केलिंग के आधार पे ही काम होगा। पहले रिजल्ट तैयार होने दे। बहुत सारे लोग इसको लेके चैलेंज करने की बात कर रहे हैं और कर रहे हैं। मेरे पास भी इस प्रकार से रघुनंदन जी का भी फोन आया था, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। मैंने उनसे वापस भी पूछा था आज लाइव करने से पहले, तो कई लड़के उनके पास उनके संपर्क में है, वो क्या पता केस पेश करेंगे नहीं करेंगे, वो आगे टाइम देख रहे हैं। तो इस प्रकार की बातें हैं, वो बात की बातें हैं। जैसे भी होगा मैं आप लोगों को सूचित करने की कोशिश करूंगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है, फॉरम रीओपन होंगे या नहीं होंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है जो तैयारी कर रहा है उसके लिए। ये उसके लिए भी सवाल है कि 3 साल से 4 साल से कई लोग जैसे अपेयरिंग है, भर्ती 3-4 सालों से आती है। महत्वपूर्ण बात है फर्स्ट ग्रेड की इतने पदों पे भर्ती आए या ना आए, उसके सब्जेक्ट की आए ना आए, तो रीओपन होंगे या नहीं होंगे, ये सवाल सबके दिमाग में चल रहा है। क्योंकि सीएम साहब ने एक घोषणा की थी कि कोविड की वजह से जिसकी उम्र अधिक है उनको रिलैक्सेशन दिया जा रहा है। दोस्तों, इस संदर्भ में डिपार्टमेंट की तरफ से आज की तारीख में यही सवाल है कि हम ऑलरेडी 3 साल का रिलैक्सेशन दे चुके हैं। मुख्य सचिव की ऑफिस से भी ये है, विभाग की तरफ से यही है। घोषणाएं होती है, घोषणा तो आपको पता है, अगर 2014 के चुनाव से पहले कि हम देखेंगे केंद्र सरकार की भी बहुत सारी घोषणा थी जिनके अभी इंप्लीमेंट नहीं हुआ है। घोषणाएं होती है, विभाग को निर्देश नहीं दिया गया है। अभी तक आज की तारीख में कोई भी रीओपन फॉर्म होने के लिए किसी भी प्रकार का कोई आधार नहीं है। एग्जाम तय समय पे ही है, उसी के आधार पे मानते हुए आरपीएससी अपना तैयारी कर रही है, अपना काम कर रही है। इस बात को सभी लोग स्पष्ट तौर से समझ लें। हाँ, फॉरम अगर रीओपन होते हैं तो डीओपी को निर्देश होंगे, दिशा निर्देश होंगे। डीओपी अपने नियम में संशोधन करेगा, संशोधन के बाद डीओपी निर्देश संबंधित विभाग को भेजेगा, बोर्ड या फिर आरपीएससी को भेजेगा। तो कई भर्तियों के फॉर्म रीओपन होते हैं, तो उसमें और लोगों को मौका मिलता है। रीओपन की वजह से वो फॉर्म भरेंगे, फॉर्म भरते हैं तो संभवतः एग्जाम की तिथियों में बदलाव संभावित है। तो इसका महत्वपूर्ण बात जो युवा साथी बार बार ये जानना चाहता था, फॉर्म रीओपन होंगे नहीं होंगे, तो ये आज की तारीख तक कोई भी प्रकार से विभाग को निर्देश नहीं है। आप अपनी तैयारी सुचारू रूप से कर सकते हैं, जो तैयारी कर रहे हैं और जो इसकी मांग कर रहे हैं। जैसे कई लोग प्रभावित है तो इसमें सरकार तक बात करें। 83 अंक वाला पास है भाई ओबीसी से। अब एक महत्वपूर्ण, कल जो सुनवाई हुई थी बीएड बीएसटीसी विभाग को लेकर, काफी युवा सोच रहे थे कल मैं लाइव करूंगा, थोड़ा समय अभाव की वजह से मैं नहीं कर पाया। लेकिन आप लोगों को पता है कि कल सुनवाई हुई थी। डेट 12 अक्टूबर की, 6 सप्ताह के आगे की दे दी है। कंप्यूटर जनरेट डेट 12 अक्टूबर आ रही है और उसको मेंशन करवा के थोड़ा जल्दी करवाने की हम कोशिश भी करेंगे। दोस्तों, कल हमारी तरफ से सुपर सीनियर एडवोकेट उपस्थित नहीं थे बीएड की तरफ से, क्योंकि जिस प्रकार से मैंने अपने AOR से बात की थी उन्होंने ये कहा कि थोड़ी सी कमी रह गई थी। और दूसरी बात ये भी था कि जज का मूड पॉजिटिव था बीएड की तरफ से, जज साहब का। और जहां तक बात निकल के आ रही है वो इस प्रकार की था कि अगर बहस होती, बातें चलती, तो हो सकता है कि बीएड को बहुत बड़ा बेनिफिट्स मिल सकता था। लेकिन जो लापरवाही जिनकी वजह से हुई, दोस्तों आपको पता नहीं है, जब उस समय जब नियुक्तियां होनी थी, अंतिम दौर का टाइम चल रहा था, जो महत्वपूर्ण था। अब तो ज्यादा लोग इतना नहीं है, निराशा नहीं है, लेकिन वो महत्वपूर्ण दौर
जिसमें बीएड को और बीएसटीसी के बीच में बहुत बड़ा विवाद था और नियुक्तियां हो रही थी, उस समय अंतिम समय पे मुकुल रोहतगी ने मना कर दिया था। मैंने रातों रात सीए सुंदरम उतारा आप लोगों के बीच में, वही लोगों के सामने सीए सुंदरम जी को रातों रात बात की और की, जैसे ही मांगा उनको दिया। कल समुद्र पटवाले जी होते तो कुछ आज की कहानी कुछ और होती, लेकिन जो होनी होती है किस्मत होती है, जिसके से पहले और भाग्य से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता। लेकिन कई लोग गुमराह करने की कोशिश करते हैं कि हम प्रभावित है और है ये है, आपकी तो जॉब लग गई और लग गई। दोस्तों ये प्रभावित नॉन प्रभावित का मैटर नहीं है, बीएड बीएसटीसी का मैटर था। बीएड के जिसने बीएड कर रखी है वो हर व्यक्ति प्रभावित है, चाहे वो राजस्थान का हो चाहे आउट ऑफ स्टेट का हो। प्रभावित करके लोगों को गुमराह करने की बातें करी, लोगों को गुमराह किया। किसी ने कह दिया कि इन्होंने तो 60 लाख खा गए, 60 लाख इकट्ठा कर लिए, 20 लाख कर लिए, कोई 20 लाख का बोलता है और इनका जो नेता है वो कहता है 70,000 बाकी है। दोस्तों इन लोगों ने स्पष्ट तौर से अपने खाते में डालने की कहा था। मैंने कहा था एडवोकेट के जब सुनवाई होगी डाल दूंगा। 13 लाख के लगभग हमारी टीम के पास थे, जो मुकेश जी देख रहे थे, तो एडवोकेट तक पहुंचा दिए। 70,000 के लगभग बाकी थे, तो आगे हियरिंग होगी तो मैं स्पष्ट तौर से उन्होंने कहा पहुंचा दिया जाएंगे। और 70,000 क्यों, जब जरूरत पड़ेगी किसी और से सहयोग करके, किसी और से जैसे भी करके हम इस केस के लिए जो बेनिफिशियल हो कोशिश करेंगे। इसमें क्या प्रभाव था, लेकिन इनको अपने खाते में चाहिए थे, जिसका मेरे पास सबूत है, लेकिन मैं बोलना नहीं चाहता था क्योंकि ये केस प्रभावित ना हो, इसलिए नहीं बोलना चाहता था। ये आप लोगों कहते हैं ना, ये 20-25 लोग जो टोलियां बना के कहते हैं प्रभावित के एफआईआर करवा दे, मैं ये कहता हूं ये खुद क्यों नहीं करवाते एफआईआर? दम है तो ये करवा देते। इनको पता है कोई दम नहीं है, उल्टा पड़ेगा। समझ रहे हो आप लोगों को सिर्फ गुमराह करके गलत कमेंट करवा के आपके खिलाफ आईटी एक्ट में मुकदमा दर्ज करवाने की प्राथमिकता की तरफ आपको तो धकेल दिया, आप लोगों को गुमराह करके। लेकिन फिर भी मैं आपको 2-3 चीजें बताता हूं। सर्टिफाइड कॉपियां निकलवानी हो, कोई चीज निकलवानी हो, सभी पिटिशनर की लिस्ट दिलवानी हो, तो हमने काम किया। संतोष सारंगी जब एनसीटी के चेयरमैन थे 3 बार मिले, हमारी टीम ने मिला। एमएचआरडी की तरफ से एसएलपी दायर की गई, हमारी टीम के द्वारा की गई। हमारी टीम ने कोशिश की, हाथ पैर जोड़े, बात रखी, किस प्रकार से प्रभाव किया, तब एमएचआरडी की तरफ से एसएलपी थी, एनसीटी की तरफ से एसएलपी दायर की गई। डिफेक्ट क्लियर करवाने के लिए मैं खुद गया था, मुकेश जी गए थे, डिफेक्ट थे उनको हटाया गया। अप्रैल से जब इन्होंने कहा हमें केस सौंप दो, प्रभावित है, ये है वो है, भाई कोई बात नहीं, आपको पीड़ा है, मुझे इस बात का दुख है, मैं समझता हूं आपको, मैं छोटा भाई मानता हूं। लेकिन किसी को बदनाम करके जब बराबरी नहीं कर सकते हो ना, बदनामी शुरू कर दे, वो बात है इनके पास और कुछ नहीं है। तो मैं आपको स्पष्ट तौर से कहता हूं, इन्होंने अप्रैल से क्या किया, एक सुपर सीनियर जिसकी फीस अप्रैल से पहले जमा करवाई हुई है मेरी, नहीं हो पाया इनसे। कुछ लोग अलग अलग ग्रुप बना के कहानियां बना के कुछ कहानियां कह देते हैं। मैं इसलिए नहीं बोल रहा था दोस्तों कि ये बातें शोभा नहीं लेती, मैं कहता हूं मैं उन लोगों को अदरवाइज नहीं लेता, लेकिन मामला अब लोगों के कैरियर का था। तुषार मेहता हो, ऐश्वर्या भाटी हो, उन सब तक ये बातें पहुंचानी, रखवानी, इंगेज करवाना, हाथ जोड़ी किए, पब्लिकली करने की बात नहीं थी, ये केस था। क्योंकि जो था उस वजह से, जो था उस वजह से हर प्रकार से हमने पूरी कोशिश की। अब मैं आपको आज भी कह रहा हूं दोस्तों, माहौल बनाने से कुछ नहीं है, साथ आना पड़ेगा। अन्य राज्यों के स्टेट के जितने भी युवा साथी है उनसे भी मैं कहना चाह रहा हूं कि साथ आए। व्यक्तिगत रूप से आप मुझे बोले या कोई मुद्दा है, आपकी कोई बात है, तो मुकेश जी से आप बात करें, आपके हर बात का जवाब दिया जाएगा। आगे हम पूरी कोशिश करेंगे, हर हियरिंग में हमारी टीम मौजूद रहेगी और पूरी कोशिश के आधार पे हम काम करेंगे। मैं सभी को कहना चाहता हूं, हर व्यक्ति प्रभावित है इस मुद्दे से, वो साथ है। प्रभावित अप्रभावित की बात नहीं, जिसने डिग्री कर रखी है वो भी प्रभावित है। एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप कोई भी कर सकता है जब खड़ा होता है। और मैं ये भी कहता हूं कि गलत प्रकार से कुछ नहीं होगा। हर व्यक्ति को साथ आना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। एनसीटी की तरफ से एसएलपी दायर, एमएचआरडी की तरफ से एसएलपी जो दायर हुई, बार बार उन चीजों को रखना पड़ा। कोई चीज है, सबूत है, यहां से जुटाना। किसी को चीज सौंप दे तो उसका मतलब वो नहीं होता है, उसको लगता है कि हाँ मैं सब कुछ वही हूं। जब एक गाड़ा, जो गाड़ी चलती है उसके नीचे एक कुत्ता चलता है, उसको लगता है गाड़ी उसके बस पे चलता है। आपको सबको पता है काम कैसे होता है, कि किस प्रकार किया जाता है। इनको ये नहीं पता था जब राजस्थान हाईकोर्ट का जब मैटर था, अंतरिम आदेश हुआ था, जिसके आधार पे आप एग्जाम दिया, आपके नंबर बने। ये तो जो लोग वो जो बोल रहे हैं वो तो अब आए हैं,
एग्जाम जब दिया, एग्जाम जब हुआ, और बोलने की बात नहीं, मैं फिर भी कह रहा हूं, एकजुट होकर काम करें, सभी में उसमें भलाई है। गलत प्रकार से काम करोगे तो किसी भी आपको व्यक्तिगत तौर पे मुझे कुछ नहीं होगा, लेकिन व्यक्तिगत तौर की बजाय इस केस में बहुत बड़ा लॉस होता है, जो मेरी व्यक्तिगत क्षति है। और जो युवा साथी जो मेरे से जुड़े हैं, जिनको मेरे पे ट्रस्ट है, समझ रहे हैं, तो वो कल मुकेश जी को कॉल करें, हम सारी आगे की प्लानिंग तैयार करते हैं। सही हिसाब से काम करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत देख लिया, अप्रैल से आप लोगों के सामने नतीजा, आप लोगों के सामने 4-5 महीनों से एक हियरिंग हुई नहीं है। हियरिंग हुई तो उसमें कभी तो उनके जज गायब हैं, जज छुट्टी पे हैं, कभी वकील छुट्टी पे, और कभी साहब भी छुट्टी पे। तो और फिर सिंपैथी बनाने की कोशिश करते हैं, कई प्रकार से लोगों को इस प्रकार से बहकाने की भी कोशिश करते हैं कि ये धार्मिक मुद्दा बनाने की कोशिश करते हैं कि ये यार ये वो है वो। मेरे से जुड़े उस व्यक्ति को, प्रत्येक व्यक्ति को पता है, 1 रुपए का अगर मेरे पे आरोप लगा के दिखा दे या साबित करके दिखा दे, आरोप तो देखो उस समय भगवान श्री राम पे भी लगे थे, कृष्ण पे भी लगे थे, वो दौर था, और आज भी ये दौर है, वो तो सतयुग की बात है और कलयुग है। लेकिन साबित करके दिखाए, उसी में फिर मेरे से बात करें। आप सभी लोग जितने भी युवा मेरे से जुड़े हुए हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कोई भी मुद्दा है, जल्द ही अब मैं कंटिन्यू आप लोगों के बीच में जयपुर ही रहूंगा। आप लोगों के बीच में जो भी बातें होगी उन सब भी जो साझा करेंगे। वो जो मुद्दे थे पहले, चाहे 2016 की भर्ती का हो, चाहे 18 की वेटिंग का मामला हो, जो युवा साथी मुझे बार बार कॉल कर रहे थे, मैं मेरी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। बीएड बीएसटीसी का मामला हो, तो अन्य सारे मामलों के लिए 29 से आप लोगों के बीच में हूं। और जितने भी युवा साथी है उन सब के लिए जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि।